हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 ESS की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ शब्दों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो प्रति व्यक्ति आय और सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित था। प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा, जैसा हमने कल देखा था, कि देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय, जिसको औसत आय भी कह सकते हैं, ये देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्राप्त होती है। लेकिन एक नाम के अकॉर्डिंग कि प्रति व्यक्ति आय, औसत आय जिसको हम बोलते हैं, ये सही गणना नहीं कर पाती किसी देश के विकसित, विकासशील या अविकसित होने में। एक देश गरीब है या अमीर, इस बात का आकलन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी गणना करने के लिए और औसत निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमने सकल घरेलू उत्पाद के बारे में भी चर्चा की। सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक देश की सीमाओं के अंतर्गत कुल अंतिम वस्तुओं से प्राप्त आय सकल घरेलू उत्पाद में शामिल की जाती है। जिस देश की GDP जितनी ज्यादा उच्च होगी, उस देश का विकास उतना ही अधिक होगा, और जिस देश की GDP निम्नतम स्तर पर होगी, वह देश पिछड़ता चला जाएगा। वर्तमान परिस्थितियों में जब विभिन्न रोजगार बंद हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं, आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, ऐसे में व्यक्तिगत तो नुकसान पहुंचा ही है, लेकिन आर्थिक रूप से देश को भी काफी क्षति पहुंची है। देश का GDP लगातार गिरता चला जा रहा है। तो GDP एक वो माप है, ये कह सकते हैं, जिसके द्वारा किसी देश के विकास की गणना की जा सकती है। कल जब ये टॉपिक चल रहा था तो इसी के साथ एक शब्द आया था, अंतिम वस्तु। हालांकि शॉर्टली इस बात को कल चर्चा कर ली थी, लेकिन ध्यान से आज देखें अंतिम वस्तु के बारे में। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो निर्मित होने के पश्चात सीधे उपभोग में ले ली जाती हैं। आप जरा बात समझना कि अंतिम वस्तु वे वस्तु होती है जो निर्मित होने के पश्चात सीधे उपभोग में ले ली जाती हैं।
मैं लिख देता हूं एक बार। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो निर्मित होने के पश्चात तुरंत उपभोग में ले ली जाती हैं, या वे वस्तुएं जिनको और अधिक पुनः निर्मित नहीं किया जाता। अर्थात कहने का आशय कि वे वस्तुएं हैं जो बन रही हैं और बनने के बाद अब हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका उपभोग कर रहे हैं। उन वस्तुओं को और आगे निर्मित नहीं किया जाएगा, वो बन चुकी हैं, अब वो इस्तेमाल करने योग्य है। जैसे एक एग्जाम्पल देखें, दूध, शक्कर, मैदा, बनावट बिस्किट। एक बिस्किट बनाने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल किया गया है। दूध है, शक्कर है, मैदा है और बिस्किट बन चुका है। अब इसमें जो अंतिम वस्तु आई है वो बिस्किट है, क्योंकि इसके बाद कुछ और नहीं बनता। बिस्किट ले आए, रेफर फाड़ा और खा लिया। वो बात अलग है कि चाय में दूध में डालकर घोल बनाकर पी गया तो घोल बना लिया उसका, लेकिन नहीं, बिस्किट बिस्किट ही है, वो अंतिम रूप से निर्मित हो जाएगा। लेकिन ये चीजें अंतिम रूप से नहीं इस्तेमाल होती। अब आप कहेंगे कि सर दूध भी तो पी लेते हैं डायरेक्टली। बिल्कुल दूध पिया जाता है, लेकिन दूध से तमाम तरह की वस्तुओं का निर्माण होता है। दूध से घी बनाया जाता है, दूध से दही बनाया जाता है, दूध से अन्य तमाम तरह की चीजें जो आप जानते हैं। शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली किया जाता है, लेकिन शक्कर से कई अन्य चीजें इस्तेमाल में आती हैं। मैदा से सिर्फ बिस्किट ही नहीं, मैदा से कचौड़ी है, समोसे हैं, इनका भी निर्माण किया जाता है। तो यहाँ अंतिम वस्तु जरा समझे, अंतिम वस्तु वे हैं जो निर्मित होने के बाद उपभोग में ले ली गई। जैसे एग्जांपल दूसरे रूप में टीवी की बात करें। टीवी मार्केट से हम ले आए, लेकिन क्या टीवी सिर्फ टीवी है क्या? टीवी के अंतर्गत तमाम तरह के छोटे छोटे उपकरण, वायर, चुंबक और तमाम तरह की अन्य चीजें होती हैं। उन सभी छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनती है टीवी। लेकिन टीवी से कुछ और नहीं बन सकता। टीवी टीवी है, उसे ले आए, दीवार पर टांग दिया, टेबल पर रख लिया और इस्तेमाल करना हमने शुरू कर दिया। तो टीवी अंतिम वस्तु, मोबाइल अंतिम वस्तु, मार्कर अंतिम वस्तु, ये सब अंतिम वस्तुएं कि जिनके बाद और कुछ निर्मित नहीं हो सकता। जबकि वे वस्तुएं जो अंतिम वस्तु के निर्माण में अपना योगदान दे, उन्हें कहा जाता है मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु, ये मध्यवर्ती हो गई और ये अंतिम हो गई। वे वस्तुएं, मैं लिख देता हूं एक बार, वे वस्तुएं जो
अंतिम वस्तुओं के निर्माण में सहयोग प्रदान करें, उन्हें मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। ये देख सकते हैं दूध है, शक्कर है, मैदा है, ये सब बिस्किट के निर्माण में काम आने वाली वस्तुएं हैं। तो ये मध्यवर्ती वस्तु होंगी, यानी जो वस्तुएं अंतिम वस्तु के निर्माण में सहायता प्रदान करें वे मध्यवर्ती वस्तुएं, और वे वस्तुएं जो निर्मित होने के पश्चात इनका उपभोग कर लिया जाता है, अर्थात इन्हें और आगे निर्मित नहीं किया जाता, ऐसी वस्तुएं अंतिम वस्तु कहलाती हैं। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, प्रारंभिक वस्तु कहाँ है? बिल्कुल प्रारंभिक वस्तु भी आएगा। प्रारंभिक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनसे मध्यवर्ती वस्तु बनती है। जैसे शक्कर बनती है गन्ने से, तो ये प्रारंभिक वस्तु में आ जाएगा। दूध मिलता है पशुओं से, तो ये प्रारंभिक में आ जाएगा। पशुओं से मिला दूध से बनाया बिस्किट। मैदा कृषि से प्राप्त होती है, गेहूं से, आटे से, इस प्रकार से उसको छानकर बिल्कुल बारीक और मैदा का निर्माण किया जाता है। तो कहने का आशय 3 तरह की वस्तुएं, लेकिन प्रारंभिक को प्रारंभिक वस्तु नहीं कहा जाता। कारण है प्रारंभिक में कुछ चीजें ऐसी हैं जो पशुओं से प्राप्त होती है, और पशु को वस्तु कहना सही नहीं रहता। इसीलिए सिर्फ 2 वस्तुओं का जिक्र है अपने सिलेबस में, एक मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु। प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का, तो याद रहेगा अंतिम वस्तु में वे वस्तुएं जो निर्मित होने के पश्चात सीधे ही उपभोग कर ली जाती हैं, उपभोक्ता तक पहुंचा दी जाती हैं, जबकि मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अंतिम वस्तु के निर्माण में सहयोग प्रदान करती हैं। आइए आगे और नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो है आर्थिक नियोजन। शॉर्ट की समझ लेते हैं इसको आज, इसके बाद इसकी विस्तार से व्याख्या अगली वीडियो में करेंगे। आर्थिक नियोजन। नियोजन शब्द को अगर हम समझें तो नियोजन से आशय होता है समान रूप से वितरण करना, व्यवस्था करना, भविष्य के लिए प्लानिंग बनाना, एक प्लान तैयार करना, सोचना, विचार करना। और यूं कहूं कि नियोजन में से शब्द निकलता है योजन, मतलब योजना बनाना, भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए, खुद के लिए, समाज के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाना नियोजन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और जब शब्द लग रहा है आर्थिक नियोजन, मतलब अर्थ के मामले में, धन संबंधी मामले में, आय व्यय के मामले में, संसाधनों के मामले में एक नवीन योजना का निर्माण करना। कि आज हम जैसे जी रहे हैं अच्छी बात है, चाहे हम अच्छा जी रहे हैं चाहे बुरा जी रहे हैं, हमारा जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे अच्छा खा रहे हैं बुरा खा रहे हैं, जैसा भी हम कर रहे हैं, लेकिन यह आज की बात है। आगे क्या करना है, भविष्य में कैसे रहना है हमें, क्या भविष्य में भी ऐसे चलना है या अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर आना है, क्या हमें कुछ और अच्छा बनना है या हमारी स्थिति को और भी नीचे लाना है। ये सारी चीजें योजनाओं में शामिल की जाती हैं। भविष्य के लिए प्लान बनाए जाते हैं, योजनाओं का निर्माण किया जाता है, और यही योजना
नियोजन कहलाती है। और जब इस नियोजन में पैसा जुड़ जाए, धन जुड़ जाए, अर्थ जुड़ जाए, तो उसे आर्थिक नियोजन कहा जाता है। परिभाषा क्या है? पहले समझिए, नियोजन वह तकनीक है, और यह सुनना, नियोजन या आर्थिक नियोजन वह तकनीक है जिसमें उपलब्ध संसाधनों को कुशलता पूर्वक उपयोग किया जाए। उपलब्ध संसाधनों का इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि हम वर्तमान की आवश्यकताओं को तो पूरा कर ही लें, साथ ही साथ आने वाली आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। हम इस तरह से संसाधनों का इस्तेमाल करें कि उन्हें पुनः प्रयोग के लिए सुरक्षित रख सकें। लिख देता हूं पहले इस परिभाषा को। नियोजन वह तकनीक है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का प्राथमिकता से निर्धारण किया जाए एवं उनको पुनः प्राप्त करने के प्रयास किए जाए। तो परिभाषा देखने के बाद सामने कि नियोजन वह तकनीक है जिसमें उपलब्ध संसाधनों को या संसाधनों का प्राथमिकता से निर्धारण किया जाए, यानी ये देखा जाए कि कौन कौन से संसाधन मौजूद हैं, कौन कौन से संसाधनों की ज्यादा आवश्यकता है और कौन कौन से संसाधन समाप्त होने की स्थिति में है। इस तरह से पूरी योजनाओं का निर्माण करें और उसके बाद उनका उपयोग किया जाए। ना सिर्फ उपयोग किया जाए अपितु भविष्य के लिए प्रयास भी किए जाएं। ये ऐसा नहीं कि हम इस्तेमाल कर लें और हमारी आने वाली पीढ़ियां उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाए। एग्जाम्पल के रूप में, सिर्फ एग्जाम्पल मान लेना, जो बता रहा हूं उनका वास्तविक आंकड़ों से कोई संबंध नहीं है। एग्जाम्पल, 3 तत्व मौजूद है हमारे पास, कोयला, पेट्रोल और डीजल। ये बात सिर्फ आपको समझाने के दृष्टिकोण से बताई जा रही है, इस बात का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, तो ये ध्यान रखें। तो हमारे पास 3 तरह के ऊर्जा संसाधन हैं, कोयला, पेट्रोल और डीजल। में परिभाषा समझाना चाह रहा हूं आपको। अब कोयला हमारे पास मौजूद है 50 किलोग्राम, पेट्रोल मौजूद है 40 लीटर और डीजल मौजूद है 30 लीटर। आप समझना, कोयले को यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो कोयला सिर्फ 10 दिन ही चल पाएगा, ठीक है। पेट्रोल को यदि इस्तेमाल करते हैं तो पेट्रोल 15 दिन चल सकता है और डीजल को यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो डीजल 12 दिन चल पाएगा, ठीक है। अब क्या किया जाए, हम किसका इस्तेमाल करें?
तो आप देखिए कोयले की मात्रा ज्यादा है लेकिन इसके चलने की दर कम है क्योंकि कोयले का उपयोग ज्यादा होगा। थोड़ी सी दूरी पर चलने के लिए हमें ज्यादा कोयला जलाना पड़ेगा, तो ऐसे में 10 दिन ही कोयला चल पाएगा। डीजल की मात्रा भी कम है और डीजल के द्वारा ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं हो पाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करें किसका, पेट्रोल का। हम इसको सुरक्षित रख दें, इनको टच भी ना करें और इस्तेमाल करें इनका। पहले इसका इस्तेमाल करें तब तक इनकी मात्रा में और अधिक वृद्धि होगी, उसके बाद दूसरे का, उसके बाद तीसरे का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कहने का आशय संसाधनों को इस तरह उपयोग में लिया जाए कि वर्तमान आवश्यकताएं तो हम पूरी कर ही रहे, साथ में हम ये भी ध्यान रखें कि आने वाली पीढ़ियां उसका उपयोग कर पाएंगी या नहीं। हालांकि ये परिभाषा भी एक और बार पढ़ेंगे हम, सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत सेम परिभाषा चलेगी, बस शब्दों का थोड़ा सा अंतर है, यहाँ की परिभाषा में शब्द अलग है और उसकी उस परिभाषा में शब्द अलग है, अन्यथा मीन्स दोनों का एक। आइए एक टॉपिक और देखते हैं इसी में, नियोजन के चरण। आखिर आर्थिक नियोजन किस तरह किया जाए, इसके 3 चरण मौजूद हैं, या 3 चरण 3 स्टेप बताए गए हैं कि इन स्टेपों को इस्तेमाल करते हुए, इस प्रक्रिया को अपनाते हुए हम आर्थिक नियोजन कर सकते हैं। नंबर 1, संसाधनों का पता लगाया जाए। सबसे पहली चीज है कि संसाधन जो मौजूद हैं उनको पता लगाएं कि किस क्षेत्र में कितने संसाधन हैं और कितने नहीं हैं, क्योंकि आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां संसाधन तो हैं लेकिन मानव के द्वारा उनकी खोज नहीं की जा पा रही है। तो आवश्यकता है संसाधनों का पता लगाएं, जांच की जाए, खोज हो, अनुसंधान किया जाए ताकि नए संसाधन मिल सकें, उन संसाधन जो खत्म हो रहे हैं उनको एक नई श्वास मिल सके और उन संसाधनों को विकसित किया जा सके। तो सबसे पहले संसाधनों का पता लगाया जाए कि किस क्षेत्र में संसाधन है या नहीं। उसके बाद संसाधनों का वर्गीकरण व सारणीय किया जाए, मतलब संसाधनों को बांटा जाए, किस क्षेत्र में कितने संसाधन हैं और किस क्षेत्र में संसाधन नहीं है, तो उन्हें सब वर्गीकृत करें। और नंबर 3 आएगा संसाधनों को समान रूप से वितरित किया जाए। समान रूप से वितरित का मतलब हमारा जो देश है वो भौगोलिक विविधताओं से भरा हुआ है, कहीं पर संसाधनों की अधिकता है तो कहीं पर संसाधनों की कमी। ऐसे में संसाधनों को समान रूप से वितरित किया जाए ताकि प्रत्येक क्षेत्र के निवासियों को संसाधनों का समान रूप से इस्तेमाल करने का एक अवसर प्राप्त हो सके। तो आज हमने जाना आर्थिक नियोजन और नियोजन के चरण। इस नियोजन से संबंधित कुछ बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।